Hello, good evening dear English learners and welcome back to my YouTube channel English for Success। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इम्फैटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्सेस इम्फैटिक प्रोनाउंस। ओके, जहां की मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स जो होते हैं, उनके माइंड में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और इम्फैटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो आज के सेशन में आपके सारे डाउट्स और जो क्वेरीज हैं वो सारे क्लियर होने जा रहे हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामेटिकल फंडामेंटल रूल्स। ओके, मैं सब कुछ एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, सो जो लर्नर्स, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं या मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे वॉच लिस्ट में, यूट्यूब के वॉच लिस्ट में और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। मैंने अलग अलग टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, कंपेयर किया है प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स को। आप वहां जाके इजीली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेफिनेशन, फंक्शंस, प्लेसमेंट एंड नेसेसिटी, मैंने इन सब के आधार पर इनको डिफरेंशिएट किया है, डिस्टिंग्विश किया है। तो आप ध्यान रखेंगे, पहला जो अंतर होगा डेफिनेशन के आधार पे, दूसरा फंक्शन के आधार पे, तीसरा प्लेसमेंट के आधार पे एंड फोर्थ, चौथा नेसेसिटी के आधार पे कि किस जगह पे इसका यूज किया जाता है। ओके, तो पहला जो डेफिनेशन है उसके आधार पे दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ओके, it refers back to the subject. It refers back to the subject of the clause or subject of the clause or sentence। यानी कि किसी सेंटेंस या क्लाउज का जो सब्जेक्ट है वो उसको रेफर करता है, राइट, उसके बारे में डिस्कस करता है। यूजुअली व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन, जस्ट रिमेंबर दैट, आप उसको ध्यान रखेंगे, स्पेशली तब जब उसका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या है, सेम पर्सन या थिंग हो। आई होप इट इज क्लियर। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसको रेफर करता है जहां जिसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। तो मैं यहां आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं डूअर एंड रिसीवर, ये दोनों ही क्या है, सेम होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट वर्क करेगा और जो रिसीवर होगा, जो उस वर्ड को कॉन्सिक्वेंस को रिसीव करेगा, ओके, एक्सेप्ट करेगा, बोथ विल बी सेम, दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। कहां, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ओके, ऑन द अदर हैंड एम्फैटिक प्रोनाउंस, it is used to stress or add emphasis to the noun or pronoun it refers to। emphatic जो pronoun है वो किससे बना है, emphasis से। यानी कि emphatic का मतलब था emphasize करना, emphasis करना, यानी जोर डालना। ओके, किस पे, जो जिस प्रोनाउंस को वो रेफर कर रहा है, जिस प्रोनाउन के बारे में या नाउन के बारे में बता रहा है, रेफर कर रहा है। ओके, तो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे से सब्जेक्ट ही उसको रिसीव करता है एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो डूअर है यानी कि वही उसका रिसीवर भी होगा। यानी कि जो अक्सर एक्शन करने वाला है और उस एक्शन को रिसीव करने वाला, बोथ विल बी सेम, दोनों एक ही होंगे। तो इससे ये भी समझ में आता है कि जहां पे ऑब्जेक्ट होगा यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम रहेंगे। अगर ऑब्जेक्ट अगर सेम नहीं होगा तो ये सेंटेंस भी क्या है, सेम नहीं होगा, सब्जेक्ट भी सेम नहीं होगा, यानी कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये आपको क्लियर हुआ होगा। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, डूअर या रिसीवर, बोथ विल बी सेम इन द सेंटेंस, दैट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जनरली रेफर। ओके, फंक्शंस क्या है इसके, फंक्शंस देखते हैं। इंडिकेट्स द सब्जेक्ट इज बोथ डूअर और रिसीवर of the action। yes, that was that the things I was discussing about right now। okay, यानी कि जो both means doer and or receiver of the action, okay, indicates the subject is both,
डूअर और रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि जो एक्शन कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है बोथ आर सेम। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड emphatic pronouns emphasize the noun or pronoun it refers to। वो simply इसका क्या है, उसको emphasize करना, उस पर जोर डालना, राइट? यही क्या है, emphatic pronouns का फंक्शन होता है, वर्क होता है। प्लेसमेंट, placed after a noun or at the end of the sentence, यानी कि ये नाउन के पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है, या सेंटेंस के अंत में भी आ सकता है। सेंटेंस या क्लाउज के अंत में भी इसका प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, यहां पे देखते हैं, प्लेस डायरेक्टली आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और क्लाउज। बोथ द थिंग्स आर सेम, दोनों ही लगभग एक ही हैं, लेकिन हाँ, दोनों के मीनिंग में और एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस होगा, जो कि हम लोग एग्जांपल्स के आधार पर समझेंगे। ओके, नेसेसिटी, जरूरत को उसको समझते हैं कि कहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की जरूरत होती है और कहां पे एम्फेटिक प्रोनाउन की जरूरत होती है, या एम्फेटिक प्रोनाउन के बिना हमारे सेंटेंस का काम चल सकता है, या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बिना भी हमारे सेंटेंस का काम चल सकता है, इसको समझते हैं। तो आप इस वाले एक्सप्लेनेशन से आप समझ गए होंगे कि बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के सेंटेंस में काम नहीं चल सकता, यानी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ एम्फेटिक प्रोनाउंस में अगर एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं भी रहेगा तब भी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो सकता है, होता है जनरली। आनंद से अभी इसकी नेसेसिटी की बात कर ली हम लोगों ने, अभी देखते हैं इसके वर्ड्स क्या आते, कौन कौन से होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। बोथ विल बी सेम, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves। यहां मैंने एक और जोड़ना है क्या, कि yourself को yourselves को yourself लिखा जाता है। एक बात और मैं यहां को क्लियर करना चाहूंगा, सेल्फ का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और सेल्व्स का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ओके, सेल्फ का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे ही, हिमसेल्फ, शी, हरसेल्फ, इट, इटसेल्फ। ओके, इस तरीके से। और सेल्फ्स, यू, योरसेल्फ और योरसेल्व्स, दे, देमसेल्व्स, वी, आवरसेल्व्स। इस तरीके से क्या है, सिंगुलर प्लूरल को हम लोग डिवाइड करते हैं सेल्फ एंड सेल्व्स में। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब इन दोनों के डिफरेंशिएट करते हैं सेंटेंस के आधार पे। सेंटेंस के आधार पे, एग्जांपल्स के आधार पे हम लोग दोनों को क्लियर करते हैं कि कहां पे एम्फेटिक प्रोनाउंस की जरूरत होती है और कहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता है। क्या इसके बिना सेंटेंस में काम चल सकता है, या एम्फेटिक प्रोनाउन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सो लेट्स फाइंड द आंसर। फर्स्ट, शी हर्ट हरसेल्फ। आप देख सकते हैं कि सी यहां पे क्या है, सब्जेक्ट यूज हुआ है, हर्ट यहां पे मेन वर्ब है और हरसेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। तो अगर देखा जाए, अगर हरसेल्फ को हटा देते हैं तो क्या ये सेंटेंस अपना मीनिंग कंप्लीट कर पाएगा? लेट्स सी, सी हर्ट whom? ओके, द क्वेश्चन इज अराइजिंग, सी हर्ट whom? तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है जो कि क्या है यहाँ पे हरसेल्फ, यानी कि हम इसके 2 या 3 तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करेगा, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा और ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। या दूसरा, जो सब्जेक्ट जो कार्य करेगा जैसे हर्ट, उसका इफेक्ट रिसीवर कौन होगा? ऑब्जेक्ट, जो खुद सब्जेक्ट ही होगा। आई होप इट इज क्लियर, जो कि मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है। तीसरा, बिना ऑब्जेक्ट के इसका काम नहीं चल सकता, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है जो कि खुद क्या है, सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। जब हम लोग मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को ही देखते हैं, अपने प्रतिबिंब को ही देखते हैं, रिफ्लेक्शन को ही देखते हैं। तो सेम यहां पे ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि जब हम कोई कार्य करेंगे उस कार्य का इफेक्ट
सब्जेक्ट पे ही एज अ ऑब्जेक्ट के केस में देखने को मिलता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो सी हर्ट हरसेल्फ, यानी कि इसने जो कार्य किया उसे खुद को भुगतना पड़ा, स्वयं को, उसने स्वयं को हर्ट किया। तो यानी करने वाला भी कौन है? सब्जेक्ट, और भुगतने वाला भी कौन है? सब्जेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। आई टॉट माई सेल्फ टू टीच इंग्लिश, मैंने खुद को पढ़ाया, मैंने खुद को इंग्लिश पढ़ाया। तो इंग्लिश पढ़ाने वाला भी मैं और पढ़ने वाला भी मैं, सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहां पे सब्जेक्ट ही क्या है? ऑब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य भी क्या है? ऑब्जेक्ट के द्वारा, नहीं सब्जेक्ट को ही बेयर करना होगा। ओके, तो देख सकते हैं आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, टॉट यहाँ पे मेन वर्ब है, और माई सेल्फ यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, द बेबी इज टू यंग टू फीड इटसेल्फ, यानी कि बेबी इतनी छोटी है, यंग है, कि वो अपने आप खा नहीं सकती। ओके, सो इट्स अ व्हाट रिमूवल टू। ओके, तो यहाँ पे टू का यूज किया गया, वो इतनी ज्यादा छोटी है कि वो अपने आप को खिला नहीं सकती, फीड नहीं कर सकती। तो ये इटसेल्फ का यूज किसके लिए किया गया है? बेबी के लिए, क्योंकि इटसेल्फ का, इस बेबी का जो किया हुआ कार्य है किस पे प्रभाव पड़ रहा है? इसके ऑब्जेक्ट पे, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। बेबी खुद को खिला नहीं सकती, वो इतनी छोटी है कि वो खुद को खिला नहीं सकती, यानी कि इस खाने का इफेक्ट किसको पड़ रहा है? सब्जेक्ट को। तो अगर यहां इटसेल्फ हटा दिया जाए, द बेबी इज टू यंग टू फीड whom, तो यहां इसका आंसर होगा इटसेल्फ। तो यहां इसके बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या आया है? इटसेल्फ, जो कि किस फॉर्म में है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, वी वॉक्ड होम बाय आवरसेल्व्स। ओके, वी वॉक्ड होम बाय आवरसेल्व्स। तो यहां पे प्लेसमेंट देख लीजिए, ये एक पहले सेंटेंस में क्या है? तुरंत वर्ब के बाद आया है। ओके, आप देख सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में भी आया है। ओके, इसमें भी क्या है? सेंटेंस के लास्ट में है, वी वॉक्ड होम बाय आवरसेल्व्स, हम लोग खुद घर गए, हम लोग खुद घर चलकर गए। वॉक्ड होम आवरसेल्व्स, तो यानी कि चलना किसको पड़ रहा है? बी को, और इसका इफेक्ट भी किसको झेलना पड़ रहा है? बी को ही, क्योंकि बी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? हमारा ऑब्जेक्ट, आवरसेल्व्स। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अगर यहां आवरसेल्व्स को हटा दें तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, राइट? वी वॉक्ड होम बाय व्हाट? आवरसेल्व्स। ओके, तो बी के लिए हम लोग क्या? आवरसेल्व्स का यूज करते हैं। ओके, ही एक्सीडेंटली कट हिमसेल्फ व्हाइल सेविंग। अब यहां पे देखिए, ही यहां पे सब्जेक्ट है, एक्सीडेंटली इट्स एडवर्ब, कट इज अ मेन वर्ब, ओके, हिमसेल्फ इज अ ऑब्जेक्ट, right? While is conjunction, right? Saving is a verb, main verb. The second clause you can say, because subject is the same. चलिए, ये तो हम लोग बाद में देखेंगे वर्ड क्लासिफिकेशन, पहले इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं। अगर मैं हिमसेल्फ को यहाँ हाइड कर लूं तो क्या इस सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा? He accidentally cut while saving. Cut whom? He accidentally cut himself while saving. जब वो सेविंग कर रहा था उसने गलती से अपने आप को काट लिया, यानी कि अपने आप को हर्ट कर लिया। तो यानी कि यहाँ पे डूअर भी कौन है? ही, और उस एक्शन का रिसीवर भी कौन है? ही, जो कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, और क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी सॉ हरसेल्फ इन द मिरर एंड द सेम थिंग आई वाज एक्सप्लेनिंग राइट नाउ। वही सेम चीज, जब हम मिरर में देखते हैं तो अपने रिफ्लेक्शन को ही देखते हैं, यानी कि जो मिरर में है वो मैं हूं, और जो मैं हूं वही मिरर में है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, तो आप देख सकते हैं, सी सॉ हरसेल्फ, सी सब्जेक्ट है, सॉ मेन वर्ब है, हरसेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट है इन द मिरर। तो सी जो वर्क कर रहा है उसका बेयरर कौन है? Who will bear that? Herself. यानी कि सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा मैंने डिफरेंट तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एक अलग कॉन्सेप्ट और अप्रोच के साथ आपको ये चीजें समझाई जा सके। ओके, अब देखते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में हम लोगों ने क्या देखा कि बिना
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट होगा। ओके, इनकम्प्लीट होगा, नहीं तो पूरी तरीके से चेंज ही हो जाएगा। ओके ओके, नाउ emphatic pronoun. Okay, she herself walked the cake, baked the cake. उसने खुद केक बनाया, बेक्ड किया। अच्छा, तो ये जो herself है, ये सब्जेक्ट को एम्फसाइज कर रहा है, उस पर जोर डाल रहा है। क्या? she herself baked the cake, उसने खुद केक बनाया। अगर herself को यहां से हटा दिया जाए तो क्या इसके मीनिंग में कोई चेंजेस होगा? नो। सी बेक द केक, उसने केक बनाया, उसने खुद केक बनाया और उसने केक बनाया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अगर हम लोग चाहें तो एम्फेटिक प्रोनाउन से हरसेल्फ को हटाया जा सकता और मीनिंग में कोई चेंजेस भी नहीं होंगे। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या हो रहा था कि मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग निकल ही नहीं पाएगा। ओके, वो बन ही नहीं सकेगा, मीनिंगफुल सेंटेंस हो ही नहीं पाएगा। ओके, नेक्स्ट, he himself wrote a letter, उसने खुद एक लेटर लिखा। ठीक है, तो यहां पे himself क्या है? एम्फोसाइज कर रहा है किसको? he को। he यहां पे सब्जेक्ट है, सी यहां पे सब्जेक्ट है, he यहां पे सब्जेक्ट है, और ये क्या है? इसको एम्फोसाइज कर रहा है। herself सी को, himself he को। अब फिर से इसको अगर हटा दिया जाए, he wrote a letter, उसने लेटर लिखा, कहीं भी इस सेंटेंस में कोई अंतर नहीं हो रहा है। अगर हम लोग हिमसेल्फ को रखे तब भी और नहीं रखे तब भी। ओके, अद्विका हरसेल्फ ड्रॉन दी पिक्चर, अद्विका ने खुद पिक्चर बनाया, ड्रॉ किया खुद, हरसेल्फ। तो हरसेल्फ क्या है? अद्विका को क्या है? एम्फसाइज कर रहा है, राइट। अद्विका यहां पे क्या है? सब्जेक्ट है, हरसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है जो कि अद्विका को क्या कर रहा है? एम्फसाइज कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं उसी तरीके से, दे themselves arrange the meeting, उन लोगों ने खुद मीटिंग अरेंज की। ठीक है, अगर themselves हटा दिया जाए, दे अरेंज द मीटिंग, उन लोगों ने मीटिंग अरेंज की, तो कहीं कोई अंतर, चेंजेस नहीं आ रहा है। हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज करें तब भी और नहीं यूज करें तब भी। हाँ, यहां पर एक ही होगा कि ये जो themselves जो है वो सब्जेक्ट को एम्फसाइज नहीं करेगा। ओके, जहां पे ये जो फोर्स कर रहा है यानी कि एम्फसाइज कर रहा है सब्जेक्ट को, वो केवल नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं आएगा। ओके, सो दे यहां पे सब्जेक्ट है और themselves यहां पे क्या है? रिफ्लेक्स एम्फेटिक प्रोनाउन है। ओके, आई बॉट द बुक माई सेल्फ, यस, लुक एट दैट, आई बॉट द बुक माई सेल्फ। अब यहां पे क्या है? आई बॉट द बुक, अगर इसको माई सेल्फ को हटाया जाए तो क्या इसके मीनिंग में कोई चेंजेस होंगे? नहीं होंगे। आई बॉट द बुक, माई सेल्फ क्या है? ये आई को क्या है? एम्फोसाइज कर रहे हैं, सब्जेक्ट को एम्फोसाइज कर रहे हैं। ओके, वन सेकेंड, सी हरसेल्फ वेंट टू द पार्टी, वो खुद पार्टी में गई, वो खुद पार्टी में गई। अगर हरसेल्फ को हटा दिया जाए यहां से तो क्या इसके मीनिंग में कोई चेंजेस आएगा? सी वेंट टू द पार्टी, सिंपल, सी वेंट टू द पार्टी, वो पार्टी में गई। सी हरसेल्फ वेंट टू द पार्टी, तो यहां पे क्या है? हरसेल्फ क्या है? सी को एम्फसाइज कर रहा है एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा? ये दोनों को हम लोगों ने क्या कंपेयर किया, मैंने कंपेयर किया, आपको एक्सप्लेन किया। ओके, सो आई होप कि इन दोनों में क्या है? डिफरेंशिएशन या डिस्टिंग्विशन आपको क्लियर हुआ होगा कि दोनों में क्या अंतर और किस तरीके से एम्फेटिक प्रोनाउन का और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेंटेंस में यूज किया जाता है। ओके, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप फिर से इस वीडियो को एक बार देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। सो आज के सेशन में इतना ही। जो भी लर्नर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो मैंने एक प्रॉमिस किया है अपने आप से कि आपका एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रामर के क्षेत्र में, रूल्स या रेगुलेशन, कंडीशंस, स्पेशली इन व्हाट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, वो सब मैं आपको जीरो से एडवांस तक के सफर में आपके साथ चलने वाला हूं और मैं इस पर बरकरार हूं और हर दिन मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूं, मंडे टू फ्राइडे। ओके, हर दिन एक वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं विद अ डिफरेंट अप्रोच बट द सेम मेथड। ओके,
अप्रोच विल बी डिफरेंट बट द मेथड विल बी सेम। ओके, तो आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज subscribe my channel, hit the icon bell and share my videos as much as possible। उन सारे स्टूडेंट्स के साथ, उस सारे लर्नर्स के पास मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए जो कि अपना एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ जो है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए, यानी ग्रामर के क्षेत्र में, इंग्लिश के क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं, डिवेलप करना चाहते हैं। उनके लिए मैं वीडियोस, माय सेशंस आर वेरी फ्रूटफुल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले सेशन में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।